हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन कंटेस्ट ऑफ यूएसए, रशिया एंड नेपाल। यानी भारत और चीन के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष अमेरिका, रूस और नेपाल के संदर्भ में, जिसमें मेनली डिस्कस करेंगे भारत पर विशेष रूप से चीन क्यों आक्रामक है और इसके कारण, और भारत और चीन अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव और रूस का प्रवेश, नेपाल का वर्तमान में भारत के साथ क्या स्टैंड है। इसके साथ ही साथ यूएसए, रशिया, नेपाल के साथ ब्रीफली रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में हम इसके कंक्लूजन करेंगे। चीन नहीं चाहता कि भारत चीन विरोधी गुट में खुलकर शामिल हो, इसलिए डोकलाम संकट के बाद वुहान और चीनी बैठक के जरिए पहले तो चीन ने भारत से रिश्ते बेहतर करने की पहल की, लेकिन हाल ही में कोविड-19 में चीन की भूमिका को लेकर बने अलायंस में भारत ने भी जब चीन के विरुद्ध भाग लिया तो चीन ने अपनी नीति बदलनी शुरू कर दी। अब वो पाकिस्तान और नेपाल के बहाने एक तरफ भारत को घेर रहा है तो दूसरी तरफ अनसुलझे सीमा विवाद को उठाकर भारत पर साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की कोशिश में लगा है। चीन को लगता है कि इस बार्गेनिंग पॉलिटिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए भारत को दक्षिण एशिया की राजनीति में उलझाए रखा जा सकता है। इस दिशा में चीन अभी तक भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में वन बेल्ट वन रोड के जरिए घेर रहा था, जिसे स्ट्रिक्ट ऑफ पल्स नीति भी कहा गया, पर वहाँ पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी फिसलती ज़मीन पर फिर से मजबूती से पांव जमा लिया है। ऐसे में चीन अब भारत को अपनी सीमा से लगे पर्वतीय क्षेत्रों से घेरने की कोशिश कर रहा है। 2013 को शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। चीन के संविधान में बदलाव कर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 2018 में शी जिनपिंग को लाइफ टाइम राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उनके लंबे समय राष्ट्रपति बनने के मात्र 2 वर्षों में होने वाली इस कोरोना वायरस आपदा ने चीन और विश्व स्तर पर उनकी छवि को खराब कर दिया है। इसलिए शी जिनपिंग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना वायरस से ध्यान हटाए और अपनी छवि को सुधारने के लिए क्षेत्रीय रूप से कुछ हासिल करें। नेक्स्ट है, वाई आर चाइना पार्टिकुलरली एग्रेसिव ऑन इंडिया, यानी भारत पर विशेष रूप से चीन क्यों आक्रामक है। देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास तेजी से बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सीमा पर भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। सेकंड है, 62 देशों द्वारा कोरोना वायरस के स्रोत की जांच, जिसमें भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। थर्ड है, सैन्य लॉजिस्टिक सुविधा की पारस्परिक पहुंच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय समझौता। और फोर्थ, हांगकांग इशू। फर्स्ट इज बॉर्डर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय बीआरओ रैपिडली नियर इंडियन चाइना बॉर्डर। 2018-19 से 2022-23 तक सीमा सड़क संगठन ने चीन की सीमा क्षेत्र में 61 सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए एक विशेष योजना बनाई है। 272 सड़कों में से 3323 किलोमीटर की लंबाई वाली 61 सड़कों को रणनीतिक रूप से पहचाना गया है। इनमें से 304 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है, शेष सड़कों पर काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय श्योक और गलवान नदी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की डबरुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के निर्माण पर आपत्ति जताई है। भारत चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा केवल सड़क निर्माण को लेकर है। चीन का कहना है कि भारत निर्माण के लिए चीन की सीमा का उपयोग कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वो अपनी सीमा के भीतर रहकर ही निर्माण कार्य कर रहा है। आपको बता दूं कि गलवान क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी देपसांग पठार के पास है। यह अक्सर चीन का वो क्षेत्र है जो 1962 में चीन द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। भारत ने 2019 में दौलत बेग ओल्डी की ओर से जाने वाली 235 किलोमीटर लंबी सड़क पर भी काम पूरा कर लिया है। अब दौलत बेग भूमि वायुसेना के परिवहन विमान को 130C-17 तक ओल्डी एयरबेस में ले जा सकती है। इससे भारत किसी भी समय सेना से लेकर सीमा तक सभी तरह के उपकरण आसानी से पहुंचाया जा सकता है, यहाँ तक कि चीन भी अपनी नींद खो चुका है। सेकंड, 62 देशों द्वारा कोरोना के स्रोतों की जांच, जिसमें भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। दुनिया के 210 देश वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। वैक्सीन के अभाव में ये वायरस हर दिन हज़ारों लोगों की जान ले रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले वायरस के साथ दुनिया भर में 3,63,905 से अधिक लोग कोरोना वायरस से मारे गए हैं।
चीन में कोरोना के मामले अभी तक काफ़ी कम आ रहे हैं। वहीं दुनिया के कई देशों ने इस जानलेवा वायरस को विकसित करने के पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया है। 18 मई 2020 को WHO के 73वें सम्मेलन में लगभग 62 देशों ने एक मसौदा प्रस्तुत किया इसको लेकर, जिसमें इसकी शुरुआत कब और कहां हुई, कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन को संरक्षण देने के संदेह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मसौदे प्रस्ताव पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसकी वजह से चीन भटका हुआ है। जानकारी मानते हैं कि इसकी वजह से चीन के दूसरे देशों पर दबाव की चाल चल रही है और ध्यान बांटने के लिए सीमाओं पर विवाद को जन्म देने में लगा दिया है। इसके अलावा लद्दाख सीमा सैनिकों द्वारा गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। थर्ड रीज़न है सैन्य लॉजिस्टिक सुविधा की पारस्परिक पहुंच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय समझौता। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों सैन्य लॉजिस्टिक सुविधा की पारस्परिक पहुंच और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन विकसित करने के उद्देश्य से अन्य प्रोटोकॉल के लिए एक द्विपक्षीय समझौते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 जून को महामारी के कारण वर्चुअल मोड में पीएम मोदी ने उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच पहला शिखर सम्मेलन होगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में कई अटकलें हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, दवा, चिकित्सा उपकरण और दुर्लभ पृथ्वी धातु। वर्तमान में भारत अपनी दुर्बल पृथ्वी धातु का 90% आयात करता है, जिसकी लागत चीन से लगभग $3.4 मिलियन है। भारत चीन के साथ अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा दोनों देश भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया कॉकस द्वीप के लिए अपने महत्वपूर्ण द्वीपों पर एक सैन्य आधार बनाने पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोनों द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और एक सैन्य अड्डा बनाने से दोनों देशों को भारतीय पर अच्छी पकड़ मिलेगी, जिसके कारणवश भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। दूसरी ओर वो मेरी लैब की स्वतंत्र जांच के लिए कैनबरा से चीन के इनकार के बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो ये समीकरण ये बताता है कि चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप आ सकता है या उनके बीच में काफ़ी कंट्राडिक्शन पैदा हो सकता है और डायरेक्टली इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के अगर यदि संपर्क या उनके संबंध अच्छे होते हैं तो इससे चीन को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक तरफ LAC में चीनी सैनिकों की हिमाकत से भारत खपा है, तो उधर हांगकांग में भी चीन के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। हांगकांग में उस प्रस्तावित विधेयक का विरोध हो रहा है जिसमें हांगकांग में चीनी राष्ट्रगान का अनादर करना अपराध की श्रेणी में डाला गया है। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक इस विधेयक को लेकर हांगकांग में प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से चीन की परेशानी का सबक बन सकता है। इस शुरुआत के तहत हांगकांग के संसद के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। हज़ारों की संख्या में तैनात इन प्रदर्शनकारियों में अधिकतर युवा थे। इन प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र के समर्थन और पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि हांगकांग प्रशासन ने इस विधेयक पर होने वाले विरोध को भांपते हुए पहले से ही संसद के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था। इन्होंने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र कॉजवे में भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया था। कॉजवे खरीदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी संख्या में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो लोग यहां पर वीडियो बना रहे थे। गैर कानूनी उद्देश्य वाले सामान जैसे पेट्रोल बम, हेलमेट, गैस फंक्शन और कैंचियाँ रखने के आरोप में भी कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज़्यादातर किशोर है। खतरनाक ड्राइविंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इस विधेयक से मार्च ऑफ द वॉलंटियर का अपमान करना गैर कानूनी हो जाएगा।
प्रदर्शनकारियों को देखते हुए और संसद की सुरक्षा के लिए संसद के बार भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मंगलवार रात को संसद की कार्यवाही नाराज रखने के लिए प्रदर्शन का आह्वान किया गया। आपको बता दूं, पिछले साल दिसंबर में चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला आने से भी पहले हांगकांग में प्रदर्शन हो रहा था। यह प्रदर्शन भी एक विधेयक को लेकर ही हो रहा था। बीते साल लगभग 7 महीने तक चला इस विधेयक के जरिए हांगकांग में किए गए अपराध के लिए आरोपी का चीन में प्रत्यर्पण किया जा सकता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, लेकिन इसके बाद हांगकांग में चीन बगावत को लेकर जो विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गया है वो दिसंबर तक चलता रहा। कोरोना वायरस की वजह से प्रदर्शन कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, लेकिन अब नए विधेयक ने एक बार फिर से दबी हुई चिंगारी को हवा देने का काम किया। हांगकांग राष्ट्रीय विधेयक अध्ययन यदि विधायिका द्वारा कानून में पारित किया जाता है तो हांगकांग का राष्ट्रीय गान विधेयक चीनी राष्ट्रगान के उपयोग और खेल को नियंत्रित करेगा। इसमें ऐसा प्रावधान शामिल है जो 3 साल तक का जेल और जुर्माना के साथ अपमान करने वाले को दंडित करने की धमकी देते हैं। विधेयक में कहा गया है सभी व्यक्तियों और संगठनों को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और इसे उचित अवसर पर गाना चाहिए। चीन ने हांगकांग सहित कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने से पहले भारत सहित प्रमुख राष्ट्रों को जानकारी दी, जिसका कहना है कि बीजिंग का उद्देश्य अलगाववादी भावना पर अंकुश लगाना है। व्याख्या दोनों मौखिक और लिखित परम आवश्यक आलोचना को नरम करने के लिए किया गया था। दूसरी ओर 61 देशों ने भारत को इस बिल का समर्थन न करने का आह्वान किया है। आखिर ये 61 देश कौन है? 61 देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों के बीच 2007 में वार्ता की शुरुआत हुई थी। इसकी पहली मंत्रिस्तरीय वार्ता सितंबर 2019 में हुई थी। इस समूह का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, आपदा राहत, मानवीय सहायता, समुद्री सहयोग तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। दूसरी ओर एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने भारत सहित अपने कूटनीतिज्ञ मिसाइल याद दिलाने वाले देशों में कहा था कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना विशेष रूप से चीन का आंतरिक मामला है और कोई भी विदेशी देश इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि इस मामले में 4 देश और भारत इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच में इसका नकारात्मक तरीके से इसकी आलोचना या इसका बिल का अपोज करते हैं तो यकीनन भारत और चीन के जो रिश्ते हैं इसमें काफ़ी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। हांगकांग पर अपना नियंत्रण कड़ा करने के लिए पेश किए गए चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने के बीच अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। वहीं चीन के समर्थन में रूस भी उतर आया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका मिशन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उन कदमों से चिंतित है जो 1984 के चीनी ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र के तहत हांगकांग को प्रदान अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को आधारभूत रूप से कमजोर करते हैं। ये घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र में कानूनी रूप से वाद्य संधि के रूप में दर्ज है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तत्काल ध्यान दे। ये मानना था अमेरिका मिशन ने कहा यह वैश्विक चिंता का विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले पर तत्काल देने की आवश्यकता है। अमेरिका मिशन ने कहा इस प्रकार के कदम चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की अवमानना और पूरी अवहेलना को दर्शाता है। अमेरिका ने हांगकांग की लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रता को खतरा पैदा करने वाली चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर चर्चा के लिए बुधवार को सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक बुलाई। चीन ने वर्चुअल बैठक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। अमेरिका मिशन ने बुधवार को कहा कि उपेक्षा के अनुसार चीन ने सुरक्षा परिषद की इस वर्चुअल बैठक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि यह इस प्रकार का एक उदाहरण है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पारदर्शिता और अपने कार्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से डरती है। चीन ने हांगकांग को बताया आंतरिक मामला। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत जंग जून से अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन के निरादर
अनुरोध को सिरे से खारिज करता है। उन्होंने ट्वीट किया, हांगकांग के लिए सुरक्षा परिषद संबंधी विधेयक चीन का पूरी तरह आंतरिक मामला है। इसका सुरक्षा परिषद के जनादेश से कोई लेना देना नहीं है। चीन ने कहा, अमेरिका दुनिया के लिए संकट पैदा करता है। चीनी दूत ने कहा, तथ्य बार बार ये साबित करते हैं कि अमेरिका दुनिया के लिए संकट पैदा करता है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। चीन अमेरिका से अपील करता है कि वो ताकत दिखाने की राजनीति और डराने की आदत से तत्काल बाज आए। अमेरिका ने कहा, चीन हांगकांग पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा गत शुक्रवार को अपनी संसद में पेश किया था। इसका मकसद पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग पर नियंत्रण और मजबूत करना है। बता दें कि 1 जुलाई को 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को एक देश दो विधान के समझौते के साथ चीन को सौंपा था। समझौते की वजह से चीन की मुख्य भूमि के मुकाबले हांगकांग के लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरी ओर चीन के समर्थन में उतरा रूस। इसी बीच रूस ने चीन के समर्थन में बात की है। सुरक्षा परिषद प्रथम उप स्थायी समिति प्रतिनिधित्व दमित्री पोलिस्की ने ट्वीट किया, हांगकांग पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने का अमेरिका अनुरोध परिषद के जनादेश का दुरुपयोग और महज उकसावे की कार्रवाई को दर्शाता है। और साथ ही साथ कहा, रूस के उप स्थायी समिति प्रतिनिधि ने कहा, हम सदस्य देशों के आंतरिक मामलों पर कभी भी चर्चा नहीं करते। यह अनुमति का पिटारा खोलने की तरह है और इससे अमेरिका को स्वयं नुकसान हो सकता है। हमारे साथी भी निश्चित ही ये बात समझते हैं। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। ऐसे में इस बार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस से आयोजित एक प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी पसंद करता हूँ, वो एक सज्जन पुरुष है। इसी कड़ी में आगे बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है, लेकिन इस बार चीन के साथ सीमा विवाद पर पीएम मोदी अच्छे मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोनों देश के बीच मध्यस्थता करने की बात की है। ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों की आबादी 1.4 बिलियन है। दोनों ही देशों के सैन्य ताकत बेहद मजबूत है। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल में अगर मेरे मध्यस्थता करने से किसी प्रकार की मदद मिलती है तो मैं मध्यस्थता ज़रूर करूंगा। बता दें कि चीन पहले ही अमेरिका की मध्यस्थता के सुझाव को ठुकरा चुका है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय का इस मामले पर कहना है कि इस मुद्दे को शांति से निपटाने के लिए हम बीजिंग के साथ संपर्क में हैं। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा कि दोनों देश मौजूदा सैन्य गतिरोध सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते। जाओ ने यहाँ तक कहा, एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर कहा, चीन और भारत के बीच सीमा संबंधी तंत्र और संवाद माध्यम है। उन्होंने कहा, हम वार्ता एक विचार विमर्श के जरिए समझौता को उचित तरीके से सुलझाने में सक्षम है। हमें तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत के साथ रशिया, यूएसए, नेपाल के साथ ब्रीफली रिलेशंस के बारे में और साथ ही साथ इनके बीच तनाव के कौन कौन से मुद्दे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। 1991 तक भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को सोवियत संघ ने काफ़ी सहायता की थी, जिस दौरान अमेरिका ने भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेज दिया। भूतपूर्व सोवियत संघ ने इसके जवाब में अपना एंटरप्राइजेस बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। इस घटना से भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के रिश्ते काफ़ी प्रगढ़ हुए थे। भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस ने भारत के साथ वही संबंध रखे जो 1991 से पहले था। आज भी रूस भारत को अति आधुनिक हथियार भारत को उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका और भारत के रिश्ते प्रारंभ से ही अच्छे नहीं रहे। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक था। अमेरिका इस नीति से नाखुश था। अमेरिका का मानना था कि उसे दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होना चाहिए। अमेरिका ने भारत चीन वॉर में भारत का सहयोग किया था। इसकी वजह यह था कि अमेरिका को डर था कि कहीं चीन की तरह भारत भी साम्यवादी देश ना बन जाए।
1971 के भारत पाक वॉर में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया, किंतु उस समय सोवियत संघ ने अमेरिका को इसका जवाब दे दिया। 1998 में भारत ने जब परमाणु पोखरान में परीक्षण किया, अमेरिका ने भारत पर कई तरह के आर्थिक पाबंदी लगा दी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया। 2000 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध सामान्य होने लगे, जब 2007 में न्यूक्लियर संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, लेकिन अब वो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। लेकिन इस प्रकरण से दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट पैदा हुआ है। भारत का साफ साफ कहना है कि बातचीत की मेज पर लौटने से पहले नेपाल को उसका विश्वास जीतना होगा। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए नेपाल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल भारत चीन के बीच बफर स्टेट की भूमिका अदा करता है। दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल के संबंध कुछ घटनाओं को छोड़कर प्रारंभ से ही अच्छे रहे। चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने नक्शे में बदलाव किया और भारत के कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल कर लिया, जिससे भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए हैं। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन, कोरोना वायरस की आपदा के राजनीतिकरण से उपजे जिस शक्ति राजनीति ने जन्म लिया है, वहाँ सभी बड़ी शक्तियों के वैश्विक प्रभाव और वर्चस्व दांव पर लगे हुए हैं। आपदा को अवसर के रूप में अमेरिका भी देख रहा है और चीन भी। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के सबसे बड़े शिकार अमेरिका और यूरोपीय देशों की कमजोरी ने पिछले एक दशक में चीन की वैश्विक सुपर पावर बनने की हसरतों को बढ़ावा दिया है। अब अमेरिका कोविड-19 के बहाने चीन को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करने में लगा है, तो चीन भी कभी व तो कभी प्रलोभन की राजनीति के जरिए अलग अलग देशों को अपने गुटों में शामिल करने में लगा हुआ है। इन दो बड़ी महाशक्तियों की शक्ति राजनीति का केंद्र बिंदु भारत बना हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता के लिए पहल करने की मंशा के बहाने यह दिखाने की कोशिश भी की है कि वो भारत के साथ खड़ा है और अभी भी विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने वाला निर्णायक देश है। भारत ने चीन के विरुद्ध जिस प्रकार वैश्विक शक्तियों से गठजोड़ किया है, उसी का परिणाम है कि भारत की तरफ से सख्त संदेश मिलने के बाद चीन ने भी अब समझौते की भाषा बोलना शुरू की है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे पर बैठक हुई, जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। भारत को अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहिए और भारत को किसी भी देश से दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विश्व राजनीति का यही नियम है। यहाँ पर कोई स्थायी मित्र और दुश्मन नहीं है। सभी के अपने अपने हित होते हैं जो समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी ओर अमेरिका चीन को अपने समकक्ष देखना नहीं चाहता। उसे पता है यदि चीन पर लगाम लगाना है तो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है। वर्तमान में अमेरिका भारत और चीन के बीच मध्यस्थता के लिए पहल करने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और अभी भी विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने वाला निर्णायक देश है। किंतु हमें ये भी समझना पड़ेगा, जहां अमेरिका को लगता है कि वहां पर अमेरिका का हित का संवर्धन होने वाला है, उसके प्राप्ति के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। उदाहरण के लिए वियतनाम वॉर या खाड़ी वॉर हो। आज रूस और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच में अमेरिका के एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आज रूस फिर से अपनी गौरवमय इतिहास की वापसी करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील है। आज तक रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की कहीं भी आलोचना नहीं की है।
दूसरी ओर ये भी देखा गया है, जब भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होते हैं तो भारत, रशिया और चीन के रिश्ते खराब हो जाते हैं, और जब रशिया और चीन के साथ भारत के अच्छे संबंध होते हैं तो वहाँ पर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक पहलुओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। दूसरी ओर चीन आज दक्षिण एशिया महाद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसलिए भारत को पूरी सूझबूझ के साथ निर्णय करना होगा और ये भी सोचना आवश्यक है कि चीन द्वारा सीमा विवाद को प्राथमिक राष्ट्रहित के तौर पर देखे। 1962 के युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू को विश्वास नहीं था कि चीन भारत पर आक्रमण भी कर सकता है। इसे भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी समय तक खराब रहे। हो सकता है सीमा विवाद एक लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए भारत को पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। अगर इस विवाद में बाहरी हस्तक्षेप को शामिल कर दिया जाए तो इससे भारत और चीन को ही नुकसान होगा। वर्तमान में भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्वक तरीके से इस विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है। Dear friends, please subscribe my channel and press the bell icon.